हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है। चैप्टर का नाम है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके जल्दी से देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास डिस्चार्ज का मतलब क्या है। तो ऐसे समझो, डिस्चार्ज तुम ये वर्ड हॉस्पिटल में सुनते हो कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिटेड है, हमने वहाँ से उसको डिस्चार्ज करा लिया। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता था कि एक आदमी हॉस्पिटल में बीमार है, वो अब ठीक हो गया है, अब हम उसको हॉस्पिटल से ले जा रहे हैं। ठीक, तो ये है हमारा डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट से छूट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट से कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वो हम यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, आ जाओ जी। तो देखो, डिस्चार्ज या टर्मिनेट कैसे कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से छूटना है तो क्या करो, देखो ऐसे समझो, जब हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज लेने तो क्या करते हैं, या तो ठीक हो जाते हैं तब डिस्चार्ज मिल जाता है, या हमें उस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना, कहीं और ट्रीटमेंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ले लेते हैं। तो ऐसे समझो, डिस्चार्ज कैसे मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, या तो ठीक हो जाओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म मत करो, कहो हमें कहीं और इलाज कराना है, ऐसे समझो। तो बाय परफॉर्मेंस मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह परफॉर्म कर दिया, बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रोमिसेस, तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस। और बाय नॉन परफॉर्मेंस में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमने परफॉर्म किया नहीं। अब परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये हमने पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर हमारा वो था, बेस था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और इंटेंडेड परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से आप नॉन परफॉर्मेंस से कैसे छूटोगे, कि आपने परफॉर्म नहीं किया, आप डिस्चार्ज ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, आ जाओ। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हमने पढ़ रखा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये पिछली क्लास से हमने डिस्कस कर लिया था थॉरली, इसको मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस। आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो डिस्चार्ज कैसे मिलेगा। तो देखो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं जो हमने पढ़ने हैं, एक बार जल्दी से एक एक करके सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप म्यूचुअल अग्रीमेंट से परफॉर्मेंस नहीं करो, मतलब दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हम में से कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, नॉन परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 नहीं एक्चुअली 6 पॉइंट्स आएंगे। नोवेशन, रिसिजन है, नोवेशन, रिसिजन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर एंड मर्जर। तो ये सारी चीज़ों से नॉन परफॉर्मेंस हो जाता है। एक एक करके देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले नोवेशन क्या होता है। नोवेशन याद करो, ये चैप्टर, ये वर्ड पिछली क्लास में भी आया था जब हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो नोवेशन बेसिकली क्या था कि आप सब्स्टिट्यूट करते हो वन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आए मेरे पास, तुमने क्या कहा कि सर हमें सीए फाउंडेशन पढ़ना है, फिर 2-3 क्लास 10 क्लास के बाद तुम्हें लग रहा है कि यार सीए फाउंडेशन टफ लग रहा है, सीए में स्विच कर लेते हैं, तो तुमने सीए की जगह पे सीए में फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये नोवेशन है। तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीए क्लासेस वाला था उसको चेंज करके एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया हमारा नोवेशन। अब नोवेशन में ज़रूरी ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट हो, मतलब बदले। अगर आप उसमें कहते हो कि सर मेरे को सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट फॉर एग्जांपल नवंबर का देना था, बट मैं नवंबर नहीं अब मई का दूंगा, तो इसको तुम ये नहीं कहोगे कि नोवेशन है, इसको सिंपली हम बोलेंगे ऑल्टरेशन है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में स्लाइड कुछ चेंजेस किए हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑल्टरेशन। ठीक है, बट अगर तुम कहो कि सीए फाउंडेशन की जगह पे हम सीएमए फाउंडेशन पढ़ना है, इसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन में एक और चीज़ पॉसिबल है जो हो सकती है, वो ये है कि आप पार्टीज भी चेंज कर दो, चेंज ऑफ पार्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम आके पढ़ोगे सीए फाउंडेशन, अब 10 क्लासेस के बाद तुम लग रहा है कि नहीं तुम्हें सीए फाउंडेशन करना ही नहीं है, तो तुमने क्या कहा कि सर हमने जो फीस पे करी है, हमारी फीस में अब आप किसी और को पढ़ा दो। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ब्रदर को पढ़ा दो, तुम्हारे सिस्टर को पढ़ा दो, तो क्या हुआ, मैंने अब सीए फाउंडेशन की जगह पे किसको, तुम्हें पढ़ने की जगह किसको पढ़ाया, तुम्हारे भाई को या बहन को पढ़ाया।
और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि अब मुझे जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो खत्म हो गया, अब तुम्हारे भाई या बहन जिसको भी पढ़ाना है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नोवेशन। तो देखो नोवेशन में नई पार्टी इन्वॉल्व कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर बात आती है, जैसे अगला वर्ड है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन में क्या है, पार्टीज नहीं चेंज होंगी, ये नहीं होगी कि तुम कहोगे तुम्हारी बहन को पढ़ा दो, तुम्हारे भाई को पढ़ा दो, तुम बस क्या कह रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस में स्लाइट चेंजेस कर रहे हो कि नवंबर की जगह पे हम मई में देंगे, या तुम कह रहे हो कि सर हमें इसके अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, चौथा सब्जेक्ट हम ऑफलाइन पढ़ा करेंगे, या 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ेंगे, 1 सब्जेक्ट ऑफलाइन, या 3 ऑफलाइन 1 ऑनलाइन, ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो क्या है, सिर्फ ऑल्ट्रेशन है, उसमें पार्टीज चेंज नहीं होती। बट नोवेशन में आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो सेम पार्टीज रख के भी कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तुम आए कि सर हमें पढ़ना है सीए फाउंडेशन, और अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं सीए फाउंडेशन तुम्हें टफ लग रहा है, तुम स्विच करना चाह रहे हो टू सीएमए फाउंडेशन, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे तुम्हें सीएमए फाउंडेशन पढ़ाना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुझे ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वर्ड नोवेशन हो गया, एक ऑल्ट्रेशन डिस्कस हो गया। ऑल्ट्रेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो चेंज करते हो, बट पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है रिसिजन। रिसिजन क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया, आपने कह दिया मैं परफॉर्म करूंगा ही नहीं। जैसे तुमने क्या कहा कि कुछ क्लासेस पढ़ी सीए फाउंडेशन की, तुम्हें लगा नहीं यार टफ है, मुश्किल है, नहीं हो पा रहा, तुमने क्या कह दिया कि सर हमें पढ़ना ही नहीं, तो इसको बोलते हैं रिसिजन, ठीक। नेक्स्ट है वर्ड रेमिशन। रेमिशन और वेवर ये थोड़ा सिमिलर से वर्ड्स हैं, आप इनको साथ साइड बाय साइड यूज कर सकते हो। तो रेमिशन या वेवर का मतलब क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई परफॉर्मेंस जो लेनी थी वो या तो ऑल टुगेदर पूरी की पूरी माफ़ कर दी, या उसमें से कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया, या कुछ पैसे लेने थे तो पैसे में कुछ डिस्काउंट दे दिया कि यार तू इतने पैसे दे दे कोई बात नहीं, तो वो होता है रेमिशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो तुम और ये हूँ मैं, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मुझे 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तुमने 4,900 रुपये दिए और क्या कहा कि सर 100 रुपये ऑटो में खर्च हो गए, 100 रुपये हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 रुपये छोड़ दो कोई बात नहीं। तो मेरा अधिकार है पूरे 5,000 लेने का, बट मैंने उसमें से 4,900 ही लिए, 100 रुपये माफ़ कर दिए, तो उसको बोलते हैं रेमिशन या फिर वेवर। अब क्या ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 100 रुपये माफ़ करूँ, मैं 200 भी माफ़ कर सकता हूँ, 500 भी माफ़ कर सकता हूँ, या ऑल टुगेदर क्या हूँ कुछ भी मत दो। यानी कि रेमिशन या वेवर आप होल अमाउंट का भी कर सकते हो या या कुछ पार्ट का भी कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर बार पैसे ही मिलें, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरीके से कोई सर्विस मिल रही है, तो आप कह रहे हो कि इतना काम कर दो बाकी का छोड़ दो मैं खुद कर लूँगा, या आपको कुछ गुड्स मिलने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब्जी लेने गए, ठीक है, 1 किलो के पैसे दिए, अब सब्जी में 2 ग्राम 5 ग्राम सब्जी कम है, तो जाने दोगे ना, क्या 2 ग्राम 5 ग्राम के लिए क्या कुछ बोलना, 1-2 ग्राम में, तो तुम क्या कर रहे हो, गुड्स के केस में रेमिशन कर रहे हो या वेवर कर रहे हो। सर्विस के केस में कोई चीज़ तुम्हें करवानी है, सर्विस करानी है, गाड़ी सर्विस करानी है, या कुछ भी कोई भी सर्विस लेनी है, उसके अंदर तुमने क्या कह दिया इतना बस और छोड़ दो काफ़ी है, इतना काफ़ी है। तो मान लो हेयर मसाज ले रहे हो, चंपी करवा रहे हो अपने बालों की, और वो चंपी 1 घंटे की है, 55 मिनट ही हुए हैं, तो तुमने क्या किया बस 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 और नहीं यार 5 मिनट छोड़ दे बस कोई बात नहीं, तो तुमने क्या किया सर्विस पूरा लेने का अधिकार था, उसमें से कुछ पार्ट तुमने माफ़ कर दिया, ठीक। अच्छा अगला क्या है मर्जर। मर्जर बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास एक छोटा अधिकार है, आप उस छोटे अधिकार को बड़े अधिकार के साथ जोड़ देते हो, मर्ज कर देते हो, उसको बोलते हैं मर्जर। यानी कि अगर आपके पास एक इंफीरियर राइट है, उसको आप कन्वर्ट कर दो अगर इनटू अ सुपीरियर राइट, तो उसको बोलते हैं मर्जर। अब इसको देखो एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो तुम और तुमने एक घर लिया हुआ है, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और तुम इस में ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे रहते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब तुम सिर्फ रेंट पे रहते हो, तुम इस ग्राउंड फ्लोर को ओन तो नहीं करते, करेक्ट। तो तुम्हारे पास क्या है, मकान मालिक को हर महीने अधिकार है, तो तुम्हारे पास हर महीने तुम्हें उसको रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारे पास रेंट पे करने की लायबिलिटी है, ये तुम्हारे को इस घर के ऊपर एक अधिकार दे रही है, बट वो अधिकार बहुत छोटा है, इन्फीरियर राइट है। मतलब किसी दिन अगर मकान मालिक से झगड़ा हो गया या मकान मालिक को कोई और ज़्यादा रेंट पे करता हुआ मिल गया, मकान मालिक तुम्हें घर से निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास एक छोटा अधिकार है, बड़ा अधिकार उसी के पास है। अब अगर तुम क्या करो, तुम कहो तुमने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल जो भी रेंट पे किया, अब तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स हो गई हैं, तुम चाहते हो कि ये ग्राउंड फ्लोर ही खरीदना। तो तुमने अगर इस ग्राउंड फ्लोर को, जो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है जिसमें तुम रह रहे हो, अगर तुमने इसको परचेज कर लिया, तो अब तुम क्या बन गए, मालिक बन गए इसके। अब तुम्हें किसी को रेंट देने की जरूरत नहीं है, तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, एक सुपीरियर राइट आ गया, ठीक है। तो ये जो इंफीरियर राइट को कन्वर्ट किया जाता है सुपीरियर राइट में, इसको बोलते हैं मर्जर, ठीक। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो तुम और ये है सीए फर्म का मालिक। अब तुमने अपनी इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद क्या करना है, वहां जाके अपनी आर्टिकलशिप करनी है। तो तुम यहां पे जाके आर्टिकलशिप कर रहे हो सीए फर्म में जाके। तो जब तुम आर्टिकलशिप करते हो तो आर्टिकलशिप तुम्हारी 3 साल की होती है, ठीक है। अब जो 3 साल की तुम्हारी आर्टिकलशिप है, इसके बाद सीए फर्म में तुम्हारी आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, एक तुम्हारा टेम्पररी काम हुआ कि भैया 3 साल के लिए ही है, 3 साल के बाद ये छोड़नी पड़ेगी। अगर 3 साल तुमने काम किया तो तुम्हारे को जो अधिकार मिलते हैं वो होते हैं इन्फीरियर राइट। तुम्हारी जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं होगा, शायद 2000 के आसपास से तुम्हारी स्टाइपेंड स्टार्ट होती है, 2000 फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड होती है, तो ये कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हारी सैलरी जो है वो कम होती है, तुम्हारे को जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं कटता तुम्हारा, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब कुछ नहीं बनता तुम्हारा। तो तुम्हारे पास क्या है, एक इन्फीरियर राइट है। आगे चल के 3 साल के बाद अगर सीए फर्म तुम्हें अपने पास परमानेंटली नौकरी दे दे, तो क्या होगा, आर्टिकलशिप कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ प्रॉपर जॉब। तो अब तुम एम्प्लॉय कहलाओगे। अभी जब तक तुम आर्टिकलशिप करते हो तो तुम क्या कहलाए जाते हो, आर्टिकल कहलाए जाते हो या इंटर्न कहलाए जाते हो। अगर तुम्हारा काम पसंद आया, 3 साल बाद उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, तो तुम्हें क्या बोलेंगे, अब एम्प्लॉय। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही तुम एम्प्लॉय बनोगे, सबसे पहले तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारे को बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा तुम्हारे लिए आया करेगा, पेंशन फंड के लिए तुम्हारे पास पैसा हो सकता है उसको काटना पड़े, तुम्हारा जो ग्रेच्युटी है उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्पररी जॉब से एक परमानेंट जॉब तुम्हारे को मिल गई। तो ये टेम्पररी जॉब से परमानेंट जॉब जो बनी, ये अब परमानेंट जॉब क्या हो गई, एक सुपीरियर राइट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मर्जर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सारे कर लिए, बट इन सभी के अंदर जरूरी क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। टेम्पररी नहीं, इन्फीरियर राइट, वर्ड इन्फीरियर राइट यूज करना पड़ेगा, टेम्पररी नहीं। इन्फीरियर राइट जब मर्ज हो जाए इनटू अ सुपीरियर राइट, नहीं, इसको बोलते हैं हम मर्जर। अब इसके अंदर जरूरी क्या है, ये सब म्यूचुअल एग्रीमेंट से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के जबरदस्ती करवा जा रहा है, अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। अगला क्या है, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से। तो एक है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा है एंटिसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच मतलब तोड़ना, अगर कहो कि ब्रीच, हमने एक वॉल ब्रीच करी तो मतलब वॉल को तोड़ा। तो इसके अंदर 2 होते हैं, एक एक्चुअल ब्रीच और एक एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच हो गया जहां पे आपने एक्चुअली में जिस दिन परफॉर्मेंस करनी है उस दिन परफॉर्मेंस नहीं करी, परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, या परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल कर दी ड्यू टू एनी वे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होने ही नहीं दी ऑन द डेट व्हेन इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, तब उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। तो मैं सर बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ कि भैया जिस दिन परफॉर्म करना है उस दिन,
तो एक्चुअल ब्रीच में वो दिन ज़रूरी है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी आपने उसी दिन परफॉर्मेंस नहीं करी। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में वक्त आने से पहले, परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही मना कर देते हो कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये हो गया एंटिसिपेटरी ब्रीच। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्विस देनी है 28 फरवरी को और आपको 20 फरवरी को ही लग रहा है कि आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे 28 फरवरी को, तो अगर आपने 20 फरवरी को ही बता दिया कि आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। वहीं अगर तुम 28 फरवरी को बोलो कि भैया मैं नहीं आ सकता परफॉर्म करने, या माल तैयार नहीं है या कुछ भी है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हो, इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, आओ एक बार ये सब जल्दी जल्दी से एक बार नजर मार लेते हैं। ये रहा, सबसे पहले आ रहा है नोवेशन, इसके ऊपर जल्दी से रीड कर लो। नोवेशन रीड करो जल्दी से एक बार सभी लोग। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन भी मैंने डिस्कस कर दिया था, चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने टर्म्स कंडीशन में कुछ चेंजेस किया है। इट इज डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑल्टर्ड बट द पार्टीज विल रिमेन द सेम। इसके अंदर पार्टीज सेम रहती है, ये मैंने डिस्कस कर दिया था। नोवेशन ऑल्टरेशन में डिफरेंस आ गया। नोवेशन मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्सिट्यूट करके नया कॉन्ट्रैक्ट लाना, ऑल्टरेशन मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में स्लाइड चेंजेस करना। नोवेशन में पार्टीज बदल भी सकते हो, नहीं बदल सकते। ऑल्टरेशन में पार्टीज हमेशा सेम रहेंगी। नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेगा। ऑल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, बस उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन या कुछ मॉडिफाइड मैनर में उसको परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसिजन। रिसिजन मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया कि पार्टीज ने डिसाइड किया कि नहीं हमें नहीं देना, हमें काम नहीं करना, तो पार्टीज अग्री टू रिसेंड इट। ठीक, नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन में डिस्कस कर देता कि आपने कोई चीज़ माफ़ कर दी, रेमिशन या वेवर, पूरा का पूरा पैसा लेने से मना कर सकते हो, या कह सकते हो 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, या सर्विस लें तो सर्विस में कुछ सर्विस ले ली, कुछ सर्विस छोड़ दी, गुड्स में कुछ सामान उठा लिया, थोड़ा सा 100 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम छोड़ दिया आपने, तो क्या कर रहे हो, पार्टी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस होली और इन पार्ट, एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस और एक्सेप्ट इन द सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें और चीज़ क्या आ सकती है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आप एक्सटेंड कर सकते हो कि आपने कहा था 6 महीने के अंदर घर बना के दोगे, 6 महीने में घर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है, तो 2-3 महीने और ले ले, एक्सटेंड कर दिया टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। या फिर आपने कुछ और चीज़ ले ली इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी से 12 रुपये का सामान लिया और 15 रुपये दिए, उसके बाद 3 रुपये खुले नहीं है, तो तुम क्या करते हो, 3 रुपये की टॉफ़ी ले आते हो, 3 रुपये के कुछ और सामान ले आते हो, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, रेमिशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, वेवर। वेवर भी सेम चीज़ है, आपके पास कोई अधिकार है, आपने उस अधिकार को छोड़ दे, जाने कोई बात नहीं। ठीक, अगला क्या है, मर्जर। मर्जर मैं बता देता, अगर एक सुपीरियर राइट इन्फीरियर राइट को टेक ओवर कर लेता है तो इन्फीरियर राइट वैनिश हो जाता है इनटू द सुपीरियर राइट, इसको बोलते हैं मर्जर। नेक्स्ट अगला क्या है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तोड़ना मैंने बताया था दो, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच में बताया है, एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस करनी है आपने उस दिन परफॉर्मेंस नहीं करी, उससे पहले नहीं, उसके उसी दिन जिस दिन परफॉर्मेंस करनी है उस दिन आप या तो सामान ले आपने डिलीवर नहीं करी, सामान सर्विसेज नहीं दी, या जो आपको परफॉर्म करना था आपने वो परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल कर दी, तो उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच हैपन्स व्हेन अ पार्टी नेग्लेक्ट्स, रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज at the concerned time. It does not happen before time. The refusal performance may be express or implied. मतलब आप बोल के भी कह सकते हो कि मैं नहीं आ रहा परफॉर्मेंस करने, या इम्प्लाइड मतलब आप पहुंचे ही नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, बस गए नहीं सामान परफॉर्मेंस करने को कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक, एक्चुअल ब्रीच। नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब वक्त से पहले आपको अंदाजा लग रहा है कि आप शायद परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, तो उसको बोलता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपने कॉल करके बोल दिया कि भैया आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंसर्न डेट। ठीक, तो उसके अंदर जिस पार्टी को बोला जा रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया जाएगा, उस पार्टी के पास एक ऑप्शन था कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर वो ड्यू डेट का वेट करे कि ड्यू डेट पे शायद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था तुम्हें 28 फरवरी को, और तुमने 20 फरवरी पे ही इन्फॉर्म कर दिया कि हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मान लो ये हो तुम और ये हूँ मैं,
तो तुमने कुछ गुड्स देने 28 फरवरी को, बट तुमने मुझे 20 फरवरी को ही कॉल कर दिया कि सर हम 28 फरवरी को सामान नहीं डिलीवर कर पाएंगे, आज ही बता रहे हो 20 फरवरी को। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि रुक जाओ, वेट करते हैं 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक देखते हैं कितना सामान तुम्हारे पास तैयार हो जाता है बन के। तो तुमने क्या कहा, ठीक है जी, बट मुझे तो नहीं लग रहा मैं 28 फरवरी तक सामान डिलीवर कर पाऊंगा। तो देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि या तो मैं 28 फरवरी का वेट कर सकता हूँ, या फिर मैं तुरंत के तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके तुमसे डैमेजेस रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है कि कैंसिल करूं और तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुमसे डैमेजेस लूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है वेट करूं। तो वेट करने में क्या है, पता चलेगा या तो 28 फरवरी को परफॉर्म हो गया, मतलब तुमने गुड्स एक्चुअल में डिलीवर कर लिए, या फिर दूसरा डिलीवर नहीं करे। ठीक है, तो अगर तो तुमने परफॉर्म कर दिया तो वेरी गुड, एक्चुअल में सामान पहुंचा दिया अगर 28 फरवरी तक। अगर नहीं पहुंचाया तो फिर मैं यहाँ पे तुमसे डैमेजेस ले सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, क्योंकि तुमने तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया ना। तो अब 28 फरवरी को जब तुमने नहीं किया तो इसको अब मैं क्या बोल दूंगा, एक्चुअल ब्रीच। ठीक, और फिर मैं क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसके डैमेजेस ले सकता हूँ। अब एक तीसरा पॉसिबल सिनेरियो है इस वेटिंग पीरियड में कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि 28 फरवरी का वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 26 फरवरी पे जो तुम मुझे गुड्स बेच रहे हो वो गुड्स को सेल करना अनलॉफुल हो गया। सरकार ने मना कर दिया कि तुम ये सामान नहीं बेच सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स। तुमने 20 फरवरी को कहते थे तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स का ऑर्डर मैंने दिया। मैंने कहा नहीं 28 का वेट करते हैं, देखते हैं। 26 फरवरी 28 तारीख से पहले ही सरकार ने प्लास्टिक बैग्स बेचने पे बैन लगा दिया। तो अब इस सिचुएशन में मैं तुमसे कोई डैमेजेस नहीं ले सकूंगा, क्योंकि देखो तुमने 20 फरवरी को ही कॉल कर दिया था कि हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तो मुझे 20 फरवरी पे ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेज ले लेने चाहिए थे। बट मैंने क्या किया, चूज़ किया टू वेट, और परफॉर्मेंस डेट से पहले ही जो परफॉर्मेंस है, सिंपली मैंने तो एक एग्जांपल लिया है, बेसिक एम क्या है कि अगर ड्यू डेट जो 28 फरवरी है उससे पहले ही परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, तो फिर इस सिचुएशन में मैं तुमसे कोई डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाऊंगा। सरकार ने बैन कर दिया या कुछ ऐसा हुआ जो बियॉन्ड योर कंट्रोल था। फॉर एग्जांपल तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई कि अब तुम सामान बना नहीं सकते, तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, तो उस केस में कोई डैमेजेस मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और बाय हिज ओन एक्ट डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब या तो आपने टाइम से पहले इन्फॉर्म कर दिया या फिर टाइम से पहले ही आपने आपके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, जैसे आग लग गई। जैसे एग्जांपल, अभिषेक अग्रीज टू मैरी करिश्मा, बिफोर द अग्रीड डेट ही मैरीज ऐश्वर्या। अभिषेक ने क्या प्रॉमिस किया था करिश्मा से कि मैं तेरे से शादी करूँगा, बट शादी की जो तारीख थी करिश्मा के साथ उससे पहले ही अभिषेक ने शादी कर ली ऐश्वर्या से। तो क्या हो गया, अब करिश्मा के साथ तो शादी नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपके एक्शन से भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले कैंसिल कर दिया। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करो एज कैंसल, रिसेंडेड और सू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस, या फिर चूज कर सकते हैं नॉट टू रिसेंड मतलब नॉट टू कैंसल बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, इन दिस केस he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party may still perform his part of the contract. If the contract is not rescinded and subsequently an event happens which discharges the contract legally, the aggrieved party loses his right to sue for damages. यही चीज़ जो मैंने यहाँ डिस्कस करी कि अगर मैं वेट कर रहा हूँ और वेट करते करते ड्यू डेट से पहले ही परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी किसी भी रीज़न से, तो फिर मैं तुमसे डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाऊंगा। परफॉर्मेंस पॉसिबल और नहीं करी तब एक्चुअल ब्रीच, ये वाला। नेक्स्ट अगला है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब आप
कानूनी तौर पे भी, लॉ के हिसाब से भी आप कॉन्ट्रैक्ट से छूट सकते हो। पहला, अगर डेथ हो जाए। अब देखो हमने परफॉर्मेंस के पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि अगर परफॉर्मेंस कुछ है ऐसी जो कि पर्सनल नेचर की है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कैंसिल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक ऑपरेशन करवाना था, ऑपरेशन एक पर्टिकुलर डॉक्टर से ही करवाना था, डॉक्टर ने जिस दिन ऑपरेशन करना था उससे पहले डॉक्टर की ही डेथ हो गई, तो क्या आप डॉक्टर के बेटे से या बहू से किसी से ऑपरेशन करवा लेंगे हम? नहीं। तो वो क्या हो गया? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस केस में परफॉर्मेंस हम फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज करवा देंगे। बट अगर परफॉर्मेंस ऐसी है जो कि पर्सनल नेचर की नहीं है, तो उस केस में अगर किसी आदमी की डेथ होगी, प्रोमिसर की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा उसका एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो लिख रहा है इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल एबिलिटी डेथ टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, इन अदर केसेस द राइट्स एंड लायबिलिटीज पास ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी। आगे अगर एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट आदमी के जितने भी असेट्स लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसको? ऑफिशियल रिसीवर को, और ऑफिशियल रिसीवर ही उन लायबिलिटीज और असेट्स को डिस्चार्ज ऑफ करेगा, मतलब असेट्स को सेल ऑफ करेगा, पैसे रिकवर करके लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। तो उस केस में उस इंसॉल्वेंट आदमी को अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑफिशियल रिसीवर वो चीज़ें परफॉर्म करेगा, तो इंसॉल्वेंट आदमी जो हो गया वो डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट मर्जर। मर्जर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंफीरियर राइट को टेक ओवर कर लेता है सुपीरियर राइट, तो उस केस में इंफीरियर राइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम। अगर वक्त ही खत्म हो गया, जैसे हमने पढ़ा है कि पैसे लेने की किसी से टाइम पीरियड होता है 3 साल, मतलब 3 साल के अंदर ड्यू डेट से आप पैसे ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते। तो 3 साल के बाद अगर कोई पैसे आपकी लायबिलिटी थी जो आपको मिलने थे, वो अधिकार ही खत्म हो जाएगा, तो दूसरी पार्टी जिसने आपको पैसे देने थे वो डिस्चार्ज हो गई बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लास्ट है अनऑथराइज्ड मटीरियल ऑल्टरेशन। देखो अनऑथराइज का मतलब बिना पूछे, बिना डिस्कस किए, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस, और मटीरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो फॉर एग्जांपल हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बहुत बड़ा चेंज किया, मटीरियल ऑल्ट्रेशन मतलब बहुत बड़ा चेंज किया जो कि अनऑथराइज्ड है, तुमसे बिना डिस्कस करे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कोई बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या कहोगे? ये क्या बात हुई? आपने अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया, अपने आप से चेंजेस कर लिया, हमसे पूछा भी नहीं, अब हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तुम ये बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें लॉ यहाँ पे एक्सक्यूज देता है कि तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में छूट सकते हो। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही ना हो पाए, वो होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो एक होती है प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। तो प्री का मतलब नाम से समझ आ रहेगा, प्री मतलब पहले। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब आप कर रहे हो उससे पहले ही इम्पॉसिबल हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें एक घोड़ा बेचूंगा, बट घोड़ा जिस दिन बेचना था उससे पहले से ही, जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही घोड़ा मर चुका है, तो इन दैट केस ये क्या हो गया? प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। या मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन बेचूंगा, ठीक है, तुमने कहा हाँ, बट हुआ क्या? जिस दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हम एंटर कर रहे हैं उससे पहले ही वो मोबाइल किसी और को ऑलरेडी बेच चुका है, या मुझे पता ही नहीं कि वो बिक चुका है, तो क्या हुआ? अब मोबाइल तो है नहीं अवेलेबल, तो ये क्या हो गया? प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अब अगर ये इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, अगर आपको पहले से पता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इम्पॉसिबल है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड है, और इस सिचुएशन में अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो वो आपको एक तरीके से कह लो वापस देनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हें एक घोड़ा बेचूंगा, ये हूँ मैं और ये हो तुम, मैं तुम्हें एक घोड़ा बेचूंगा और घोड़ा मर चुका है, ये बात मुझे पहले से पता है, मैं फिर भी तुम्हें बेच रहा हूँ घोड़ा, तो मैं तुम्हारे साथ एक तरीके से फ्रॉड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें एंटर करवा रहा हूँ इनटू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं गलत कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। तो इन दिस केस अगर तुम्हें लेटर में पता चल जाता है, जैसे मैं तुमसे पैसा ले लूँ एडवांस 2 लाख रुपए, और बाद में तुम्हें पता चला कि घोड़ा तो मर चुका है, तो इन दिस सिचुएशन तुम मुझसे ये 2 लाख रुपए वापस ले सकते हो, और अगर तुम्हें कोई डैमेजेस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो तुम वो भी मुझसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पता ही नहीं कि
कि घोड़ा मर चुका है, दोनों में से किसी को भी नहीं पता, तो ये बनेगा एक वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में भी क्या है, मुझे नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है, तुम्हें भी नहीं पता, बाद में पता चलता है अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही मर चुका था। तो इस सिचुएशन में जो तुमने मुझे 2 लाख रुपए के एडवांस दिया है, मुझे तुम्हें वो वापस देना पड़ेगा, क्योंकि हमने वॉइड अग्रीमेंट के केस में सीखा हुआ है, अगर आपको पहले से पता है कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वॉइड है, फिर भी आप कर रहे हो, तो वो क्या है, उसके अंदर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपको नहीं पता तो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, तो अगर अननोन है तो नेक्स्ट है, अगर नोन ओनली टू द प्रोमिसर, अगर सिर्फ प्रोमिसर को पता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना वो कि मुझे पता है कि घोड़ा मर चुका है, तो मैं तुम्हारे क्या कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, तो उसके इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तुम कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और एडवांस जो तुमने दिया था वापस ले सकते हो, एंड डैमेजेस भी ले सकते हो। अगर दोनों पार्टीज को ही पता है कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वॉइड है, दोनों पार्टीज को पता है कि घोड़ा मर चुका है, फिर भी कर रहे हैं, तो पागलपन है ना। या दोनों पार्टीज को पता जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो गलत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट है, तो ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि सरकार इसको मना करती है, अनलॉफुल है ये, तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। और इस केस में अगर तुमने मुझे कुछ ड्रग्स का पैसा दिया और मैंने ड्रग्स डिलीवर नहीं करे, तो तुम मुझ पे केस कर नहीं पाओगे, पैसे वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये नोन टू द पार्टीज है, दोनों पार्टीज को इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये हो गया प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं हाँ, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। पोस्ट को हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोल देते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो जब आपने एंटर किया था तब वो पॉसिबल था, बट बाद में किसी वजह से इम्पॉसिबल होता है, तो उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को बोलते हैं पोस्ट या सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाके इम्पॉसिबल हो गया। तो कैसे इम्पॉसिबल होता है, जैसे सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे घोड़े की मौत हो गई कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, या फिर सरकार ने उस प्रोडक्ट को सेल करने पे बैन लगा दिया, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स के सेल पे लगा दिया, या फिर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अग्री पार्टी के पास ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, अगर उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कुछ कुछ रीजंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि, और आया भी एक्चुअली में। तो पहला रीजन क्या है, चेंज इन लॉ, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तीसरा है फेलियर ऑफ द प्री कंडीशंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें थी, आपको पहले से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी जो उसकी प्री कंडीशंस हैं, तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर डेथ और इनकैपेसिटी फॉर पर्सनल सर्विसेज या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेथ और इनकैपेसिटी अभी पढ़ के आए पीछे हम, और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर जंग छिड़ गई दो देशों के बीच में, तो इस केस में एलियन एनिमी बन जाएगा वो, और एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस केस में पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, और अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉसिबल से यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल या लिटरल इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस पे बेसिक मतलब ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट से जो एम था वो एम ही अचीव नहीं हो पा रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आदमी ने फॉर एग्जांपल ये हो तुम, और तुम फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जो है उसके बहुत बड़े फ़ैन हो, तो फॉर एग्जांपल तुम मोदी जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन हो, और तुम्हें कहीं से पता चल गया कि मोदी जी गुजरात जा रहे हैं, और गुजरात से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और तुम्हें इनका शेड्यूल पता चल गया, और तुम्हें पता चल रहा मान लो ये जा रहे हैं 2 जुलाई को, ठीक है, तुमने जहां उनकी रैली होने वाली है उसके नियरेस्ट एक होटल ले लिया। ठीक है, तुम चाहते हो कि उनकी वो रैली तुम देखो, तो तुमने नियरेस्ट होटल बुक कर लिया, और तुमने होटल वाले को इन्फॉर्म किया, तुमने फॉर एग्जांपल होटल बुक कर लिया यहाँ पे, और किस दिन बुक किया, जैसे 2 जुलाई को है, तुमने फॉर एग्जांपल 2 जून को ही बुक कर दिया, और तुमने होटल वाले को बता दिया कि तुम जो ये वो है होटल है वो क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें मोदी जी की रैली देखनी है जो 2 जुलाई को होने वाली है। उसने कहा ठीक है जी, और तुम्हारे को रूम अलॉट हो गया। अब हुआ क्या,
फॉर एग्जाम्पल 30 जून पे खबर आती है कि मोदी जी की जो अहमदाबाद वाली रैली थी वो रैली कैंसिल हो गई। ठीक, अब तुम ये सोचो कि तुम जो नोएडा में बैठे हो, तुम 2 जुलाई को होटल जा तो सकते हो, जो तुमने बुकिंग करे कि उसमें जा तो सकते हो, 2 जुलाई की बुकिंग है, बट जाके करोगे क्या? जो तुम्हारा एम था वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो पर्पस था वो पर्पस अब डिफीट हो गया है। तो इस सिचुएशन में फिर तुम यहाँ पे इसको भी इम्पॉसिबिलिटी मानोगे और इस केस में भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। बट ध्यान रखना है तभी कैंसिल हो पाएगा जब तुम होटल वाले को पहले से इन्फॉर्म कर रखोगे कि भैया मुझे मोदी जी की रैली देखनी है, इसी वजह से मैं होटल में कमरा ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? एक्सेप्शंस। इससे कुछ एक्सेप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। ओनली फिजिकल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी विल एक्सक्यूज द पार्टीज। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अबव। मतलब इम्पॉसिबिलिटी जो है ना वो इन्हीं रीजंस में से किसी रीजन से होनी चाहिए। अगर किसी और रीजन से इम्पॉसिबिलिटी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे इसकी कुछ एक्सेप्शन है, देखो। सबसे पहला है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं परफॉर्म करने की, तो आप जस्ट बिकॉज उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आप कह दो कि नहीं अब तो इम्पॉसिबल हो गया, मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो वो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो तुम और मान लो तुम्हें सामान डिलीवर करवाना है मुंबई में। ठीक है, तुम्हें मुंबई में सामान डिलीवर करवाना था थ्रू रेलवेज, मतलब ट्रेन से सामान भेजते तुम। अब हुआ क्या? रेलवे कर्मचारियों की लग गई स्ट्राइक, और उस स्ट्राइक की वजह से अब तुम ट्रेन से सामान नहीं भेज पाए क्योंकि रेलवे ट्रेन चल ही नहीं रही। तो क्या अब मुंबई पहुंचाने का सिर्फ एक इकलौता तरीका रेलवेज ही था? नहीं, तुम और जगह से भी सामान भेज सकते हो। तुम इसको एयरवेज से भी सामान भिजवा सकते हो, मतलब फ्लाइट से भी सामान भिजवा सकते हो। ठीक, तो अब अगर तुम मुंबई वाले से कहो कि भैया रेलवे वालों की स्ट्राइक लग गई, मैं सामान नहीं भिजवा सकता, सॉरी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या कहेगा? ज़्यादा ना बेवकूफ़ बनाओ मुझे, रेलवे वालों की स्ट्राइक लगी तो क्या हो गया? सामान एयरवेज से आ सकता है, यहाँ तक कि रोडवेज से भी आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। तो तुम ये एक्सक्यूज़ दो कि भाई डिफ़िकल्ट हो गया है इसलिए मैं नहीं परफॉर्म करूँगा, तो ये अलाउड नहीं है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। दूसरा क्या है? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख रहा है? अ होलसेल डीलर्स कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज द मैन्युफैक्चरर हैज नॉट प्रोड्यूस्ड द गुड्स कंसर्न। Similarly, increase in wages or prices of raw materials, unreasonable weather or lack of adequate profits do not excuse performance. The reason that the parties did not stipulate to the contrary, they must have intended to take the risk of occurrence like these. जैसे for example, तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम उसको सामान बेचोगे और सामान की जो सेलिंग प्राइस तुमने डिसाइड करी वो डिसाइड करी थी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए कि तुम 2 लाख रुपए में सामान दोगे। तो ये बंदा जो बायर है ये तो यही एज्यूम करेगा ना कि जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस है उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, एक कॉस्ट प्राइस और एक प्रॉफिट। वो तो ये एज्यूम कर चलेंगे कि प्रॉफिट कमाओगे तभी तुम यहाँ पे सामान बेच रहे हो। अब हुआ क्या? तुमने सामान बनाना शुरू करा और हुआ क्या? तुम्हें पता चल रहा यार सामान तो बहुत महंगा हो गया। अब इस सामान की जो कॉस्ट है वही 2,25,000 हो गई। अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ होता तुम्हारे बीच? 2 लाख का। तो तुम अब इससे क्या कह रहे हो कि देखो जी मेरे सामान की ही कॉस्ट 2.25 लाख हो गई है, तो मेरे लिए अब ये कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है। कमर्शियली मतलब अब मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा, ये मेरे लिए कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है, तो मैं आपको सामान नहीं दे सकता, प्राइस बढ़ाओ। तो इस सिचुएशन में बायर तुम पे केस कर सकता है। ठीक है, या फिर तुम क्या कहो कि भैया इसका जो मेरी एलिमेंट थी कॉस्ट की वो ऐसा कुछ था 1.5 लाख और 50,000, ये होता था मेरा प्रॉफिट एलिमेंट। अब इसकी कॉस्ट हो गई है 1,80,000, तो जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो मेरा घट के 20,000 ही हो गया है, तो मैं अब नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। तो ये बहाना ये एक्सक्यूज़
नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बायर ये मान के चल रहा है कि भाई जब आपने मुझे सेलिंग पर डिस्कस की थी तो उसमें अपने पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली थी, या फ्यूचर में जो प्राइसेस इंक्रीज होने वाले थे उनको भी अपने ध्यान में रखते हुए ही ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस तुम्हें कोट की गई थी। ठीक, अगला वही स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेज एंड राइट्स। तो अगर आप कहो कि मेरे यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है ऑफ ए फैक्ट्री में, लॉकआउट चल रहा है, ताले लग गए हैं उसको, सिविल डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ये चीज़ें हो रही हैं तो डजंट मीन कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे, इम्पॉसिबल नहीं है। स्ट्राइक खत्म करो जल्दी से जल्दी, आपके ऑफिस में ताला लग गया तो जिस वजह से भी लगा वो रीज़न खत्म करो। सिविल डिस्टर्बेंसेज, ये दंगे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब तक दंगे चल रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद परफॉर्म कर देना। तो ये रीजंस देना कि भैया हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ये वैलिड नहीं है। या फिर फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सप्लाई करनी थी, गुड्स में बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी थी, आपने 80% सामान तो जमा कर लिया है, अरेंज कर लिया, 20% सामान रह गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया क्योंकि मेरा 20% भी सामान तैयार नहीं हुआ है तो मैं बाकी का 80% भी सामान डिलीवर नहीं करूँगा। अगर सेवरल पर्पसेस के लिए हैं और कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट से आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते। नेक्स्ट, जल्दी से एक बार नजर मार लो, रेमेडीज फॉर ब्रीच। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मरहम जो होता है उसको बोलते हैं रेमेडी। क्या मरहम लगाई जा सकती है? तो सबसे पहले रेमेडी क्या, अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, दूसरी पार्टी नहीं चाहती कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, तो अब क्या कर सकती है दूसरी पार्टी? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस के लिए केस कर सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है, इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकती है, या सू कर सकती है फॉर क्वांटम मेरुविट। हाँ, डिसीजन म्यूचुअल था। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसी चेंजेस कर देती है जो चाहते नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं फिर इस सिचुएशन में। तो वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में रिसिंड या कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड नीड नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। इन दिस केस द अग्रीड पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी है, क्या कर सकती है? क्लेम कर सकती है कॉम्पनसेशन। तो यही चीज़ सबसे पहला अधिकार क्या था? आप कॉन्ट्रैक्ट से छूट सकते हो। दूसरा क्या है? सू फॉर डैमेजेस। डैमेजेस के लिए आप केस कर सकते हो कि भैया आपको जो लॉस हुआ है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे के उसको लॉस को वो किया जाए, इंश्योर किया जाए। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अलाउड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ टू द अग्री पार्टी फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम। तो जो लॉस और इंजरी होती है उसको बोलते हैं डैमेज, और उस लॉस या इंजरी के जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं डैमेजेस। ये ज़रूरी है। डैमेज का मतलब होता है एक्चुअल लॉस या इंजरी, डैमेजेस होते हैं उस लॉस की या उस डैमेज की मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो नेचर है, डैमेजेस अंडर द एक्ट आर नॉट ग्रांटेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट, दे आर कॉम्पनसेटरी नेचर। द ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्पनसेट द इंजर्ड पार्टी एंड ब्रिंग हिम इन द सेम सिचुएशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ देयर वाज नो ब्रीच। तो वो जो डैमेजेस हैं वो डैमेजेस कॉम्पनसेशन की नेचर में होने चाहिए, पनिशमेंट की नेचर में नहीं। मतलब अगर तुम्हें 10 लाख रुपए के नुकसान हुआ है तो तुम्हें कॉम्पनसेशन में 10 लाख ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी को पनिश करने के लिए तुमने 50 लाख की पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी। तो कॉम्पनसेशन जो होना चाहिए वो जो डैमेजेस आप पे करो दे शुड बी इन द नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन एंड नॉट पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी भी अलाउड होती है वैसे, बट जनरल नेचर क्या है डैमेजेस का? कॉम्पनसेटरी। अगला, डैमेजेस आपको तभी मिलेंगे जब आपको एक्चुअल में लॉस होगा। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, डैमेजेस कौन पे करेगा? डिफॉल्टिंग पार्टी पे करेगी और क्या देगी? मार्केट प्राइस देगी। नेक्स्ट, डैमेजेस आर आल्सो पेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ रखा है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे तुम्हारा सड़क पे पड़ा हुआ वॉलेट गिर गया, तो जिसने भी तुम्हारे पैसे जो वॉलेट में पड़े थे अगर वो खर्च कर दिए तो उसको वो डैमेजेस तुम्हें देने पड़ेंगे। और इंजर्ड पार्टी की ड्यूटी है टू मिनिमाइज द डैमेज सफर्ड। मतलब इंजर्ड पार्टी ये ना करे कि डैमेज हो रहा है तो होते रहने दे, डैमेज को कंटेन करे, रोके और फर्दर डैमेज होने से रोके। नेक्स्ट, द इंजर्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द डिक्री फॉर डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टर पार्टी। मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है अगर उसको कोर्ट केस करना पड़ा तो कोर्ट केस में भी खर्च आएगा,
तो वो जो कोर्ट केस का जो खर्चा है वो खर्चा भी डिफॉल्टिंग पार्टी से रिकवर कर सकता है वो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डैमेजेस, मतलब टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो सबसे पहला ऑर्डिनरी, फिर स्पेशल, रिमोट या इनडायरेक्ट, नॉमिनल, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस देखो नाम से समझ में आ रहा है, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या हैं? वो डैमेजेस जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगे होंगे, मतलब जब आपको पता है हाँ भाई ये नुकसान तो मेरा होना ही होना है। तो these are those damages which naturally arose in the usual course of things from such breach. These damages are one which both the parties are aware of at the time of entering into the contract. Such compensation is not to be given for any remote or indirect damage sustained by reason of the breach. माता अगर आपको कोई रिमोट डैमेज है, हम डिस्कस करेंगे रिमोट डैमेजेस क्या है, या कोई इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं, तो वो ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं कहला जाएंगे, उनके लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस जो आपको पता है दोनों पार्टीज को ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हाँ भी ऐसा डैमेज तो हमें हो गई होगा। तो इसके ऊपर एक केस स्टडी थी, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल। इसके अंदर बेसिकली क्या था, पी एक आदमी है, उसकी एक आटे की चक्की, मतलब वो है मशीन है जहाँ पे आटा पीसा जाता है, तो उसकी एक मशीन थी क्रैंक शाफ्ट, वो क्रैंक शाफ्ट टूट गई थी। तो पी ने अपनी जो एक क्रैंक शाफ्ट है डी को दी, समझ लो डी एक डिलीवरी वाला है, तो उसने क्या कहा था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो ये क्रैंकशाफ्ट जो सर्विस सेंटर है, फाउंड्री कह लो, उसको 2 दिन में डिलीवर कर देगा, ताकि वहाँ पे वो या तो नई क्रैंकशाफ्ट बना देंगे या उसी को ठीक कर देंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि फ्लावर मिल का क्रैंकशाफ्ट निकाल लिया गया तो मिल जो है वो रुक चुकी थी, क्योंकि इसी से आटा पिस रहा था। डी ने क्या किया, डिलीवरी को डिले कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मिल जो है वो खाली रही फॉर अनदर 5 डेज। P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. तो D ने क्योंकि 5 दिन का डिले किया तो क्रैंकशाफ्ट देर से डिलीवर हुई ठीक होने के बाद, तो P के पास जिस टाइम पे पहुंची वो 7 दिन ऑलरेडी डिले हो चुकी थी, मतलब अगर आज पहुंची थी तो आज से 7 दिन बाद पहुंची। तो क्या हुआ, P ने फिर D पे केस ठोका कि तूने डिलीवरी लेट करी, जिस वजह से मेरे क्रैंकशाफ्ट, मेरी जो मिल है वो अगले 7 दिन एक्स्ट्रा बंद रही, उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट्स में नुकसान हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट्स मुझे हो जाने चाहिए थे वो नहीं मुझे हुए, तो कोर्ट ने फिर उसने उस पर केस ठोका। तो जब कोर्ट ने में बात आई तो कोर्ट ने क्या कहा, इट वॉज हेल्ड दैट पी वॉज एंटाइटल्ड ओनली टू ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड डी वॉज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of the mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profits. तो इस केस में D ने देखो गलती करी, लेट डिलीवरी करी, तो इसकी वजह से P की जो फैक्ट्री है वो बंद रही, और फैक्ट्री बंद रहने से सामान नहीं बना, सामान नहीं बना तो बिका नहीं। तो P ने इस पर क्या केस ठोका कि तेरी वजह से मुझे प्रॉफिट्स में नुकसान हुआ है, तू मुझे वो प्रॉफिट्स दे। तो कोर्ट ने क्या बोला, अगर आप डी को ये चीज़ पहले बता देते कि भैया तू अगर लेट डिलीवर करेगा तो मुझे प्रॉफिट्स का नुकसान होगा, और फिर डी डिलीवर करता लेट, तो उस केस में प्रॉफिट्स रिकवर कर सकते थे। आपने पी को ये नहीं बताया कि भाई मेरी जो मशीन, मेरी जो फैक्ट्री है इसी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये नहीं आई तो मेरा काम रुक जाएगा। आपने पी ने ये बात डी को इन्फॉर्म नहीं करी, तो इसलिए डी को ये वाले प्रॉफिट्स का जो नुकसान हुआ है वो देने की जरूरत नहीं है। पी को अगर कोई ऑर्डिनरी डैमेजेस, कुछ और डैमेजेस हैं तो वो देने पड़ सकते हैं। जैसे पी को अगले 7 दिन तक अपने वर्कर को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स जो खाली बैठे रहेंगे उनकी जो सैलरी है वो उसको देनी पड़ेगी, डी को देनी पड़ेगी, बट प्रॉफिट्स में जो नुकसान हुआ है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगला है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो आप पहले से इन्फॉर्म करके रखते हो कि भाई अगर तूने काम नहीं किया तो मेरे को ये नुकसान हो सकता है। जैसे कि ये वाला, अगर पी डी को पहले से बता देता कि देख तू अगर सामान डिलीवर नहीं करेगा वहाँ पे टाइम से तो मुझे प्रॉफिट्स का नुकसान होगा, अगर पी ये बात पहले से बता दे और फिर डी डिलीवरी लेट करे तो डी को पी को पैसा देना पड़ेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का। इसको बोलते हम फिर स्पेशल डैमेज, मतलब वो नुकसान जो आपने पहले से डिस्क्लोज कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये हूं मैं
और मुझे तुमसे कुछ सामान खरीदना है, तो ये हो तुम मुझे कुछ सामान डिलीवर करोगे, ठीक है, और डिलीवरी की डेट है फॉर एग्जांपल 28 फरवरी। 28 फरवरी में तुम मुझे सामान दोगे। तुम्हारे पास खुद वो सामान अभी है नहीं, तुम्हें वो खुद सामान पहले किसी और से लेना है। तो ये बंदा तुम्हें सामान डिलीवर करेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा, तुम इससे अपना ठप्पा लगाओगे, फिर मुझे दोगे। तो हमारे बीच जो ट्रांजैक्शन, तुम्हारे मेरी जो ट्रांजैक्शन है, उसमें प्रॉफिट होने वाला है तुम्हें 2 लाख रुपए का, ठीक है। और 28 फरवरी को डिलीवरी करनी है, और 28 फरवरी पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए एक दिमाग में जल्दी हो गई कि यार 28 फरवरी को किसी और पे सामान पहुँचाना है, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। तो तुमने ये जो तुम्हारा सप्लायर है, इस सप्लायर को बोला कि सुन मुझे इतना का माल चाहिए, तो उसने बोला कब तक चाहिए, तुमने बोला 26 फरवरी तक चाहिए, ठीक है। तो तुमने अगर इसको इन्फॉर्म कर दिया कि सुन तू मुझे टाइम से डिलीवर कर दियो सामान, क्योंकि अगर तूने डिलीवर नहीं करा तो तुम आगे मुझे डिलीवर नहीं कर पाओगे, और क्योंकि नहीं डिलीवर कर पाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट का नुकसान होने वाला है। अब तुमने उसको पहले से इन्फॉर्म कर दिया ना कि इसके काम के ऊपर तुम्हारा आगे वाला काम डिपेंडेंट है। अब अगर इस सप्लायर ने तुम्हें 26 फरवरी तक सामान नहीं डिलीवर करा है तो तुम 28 तारीख तक मुझे नहीं दे पाओगे, तुम्हें प्रॉफिट का नुकसान होगा, तो तुम वो प्रॉफिट फिर इस सप्लायर से रिकवर कर पाओगे। इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस, वो डैमेजेस जो आपने पहले से इन्फॉर्म कर दिए हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिमोट डैमेज या इनडायरेक्ट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो आप रिकवर नहीं कर सकते पार्टी से, क्योंकि कोई इनको इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं और सामने वाले ने आपको टाइम पे पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से वो इंसान अपनी बच्चों की फीस नहीं दे पाया, उसको स्कूल में से उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, या स्कूल वालों ने पेनल्टी लगाई कि आपने लेट फीस पे की, उसकी पेनल्टी लगाई। तो ये एक ऐसा डैमेज है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि यार मेरे पैसे ना देने से एक आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएगा, उसको पेनल्टी लग जाएगी, उसके बच्चे स्कूल से निकाल दिए जा सकते हैं। ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो ये होते हैं रिमोट डैमेजेस या इनडायरेक्ट डैमेजेस। ये डैमेजेस आप किसी भी पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस होते हैं वो डैमेजेस जो आपको कोर्ट पे करवाती है इन केस यू डोंट सफर एनी लॉस बट यू आर राइट इन सुइंग द थर्ड पार्टी या सुइंग द डिफॉल्टर पार्टी। फॉर एग्जांपल तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो तुम्हें सामान डिलीवर करेगा, बट उसे तुम्हें सामान डिलीवर करा नहीं, ठीक है। ये हो तुम और ये है राम। राम को तुम्हें सामान डिलीवर करना था, राम ने टाइम पे तुम्हें सामान डिलीवर करा नहीं, उसकी वजह से तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेट डिलीवरी होने से भी या डिलीवरी ना होने से भी तुम्हें कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है, और तुम कोर्ट चले जाते हो। तो कोर्ट जाओगे और कोर्ट से क्या कहोगे कि देखो जी राम ने सामान डिलीवर नहीं करा ऑन द ड्यू डेट, इसलिए मैं राम पे केस कर रहा हूँ। कोर्ट ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है, राम ने डिलीवर नहीं करा और तुमने केस किया, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ तुम्हारे को नुकसान कितना हुआ है। तुमने कहा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। तो कोर्ट क्या कहेगी, तो फिर क्यों केस किया था। तुमने कहा कोर्ट केस इसलिए किया था क्योंकि राम गलत है, अब राम से पैसे दिलवाओ। तो कोर्ट क्या कहेगी, दिलवा तो दूँ, तुम्हें नुकसान कितना है वो तो बताओ। तुम कह रहे हो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कहेगी, अगर तुम्हें नुकसान नहीं हुआ तो तुम्हें कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, तुम्हें बस राम से 1 रुपये मिल जाएगा कि भाई तुम सही थे, इस बात को प्रूव करने के लिए, बस हाँ कि तुमने सही केस किया था, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए तुम्हें 1 रुपये मिल जाएगा राम से, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल का मतलब होता है बहुत छोटा, तो 1 रुपये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट अगला है विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये वो डैमेजेस होते हैं जो आपने एक आदमी को दिए होते हैं क्योंकि आपने किसी के बारे में कोई चीज़ गलत बोली होती है या किसी के बारे में कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन की होती है, मतलब जानबूझ के आपने किसी से कुछ गलत करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर में सेलिब्रिटीज़ के बारे में गलत गलत न्यूज़ छाप दी जाती है कि शाहरुख खान ने ये किया, अमिताभ बच्चन ने ये वो किया, संजय दत्त ने ये किया, अलग अलग न्यूज़ छाप दी जाती है। तो हाँ डेफेमेशन जिसको बोलते हैं। तो शाहरुख खान पे कोई चीज़ गलत एलिगेशन लगा दी तो शाहरुख खान डेफेमेशन का केस ठोक सकता है पब्लिशर के ऊपर ऑफ दैट आर्टिकल।
और उस पब्लिशर को अगर पैसे देने पड़ गए कोर्ट के हिसाब से, तो वो जो पैसे पे करेगा उसको बोलते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कि तुम्हारा बैंक में चेक बाउंस हो गया जबकि पैसे पड़े थे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं फिर भी तुमने चेक किसी को काट के दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो तुम्हारी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो खराब होती है कि लोग तुम्हारे साथ अब उधार पे डीलिंग नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में पैसे होते हुए भी बैंक ने तुम्हारा चेक बाउंस कर दिया, तो बैंक पे तुम केस ठोक सकते हो विंडिक्टिव डैमेजेस का, और वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर वो तुम्हें डैमेजेस पे करेगा। ये हो गए विंडिक्टिव या एग्जाम्पल डैमेजेस। अब मैं सारा रीड नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, सब हम पढ़ चुके हैं, बस रिविजन ही करना है। नेक्स्ट है डैमेजेस फॉर डिटेरेशन कॉज्ड बाय डिले। अगर आपने सामान देरी से भिजवाया तो आपका जो सामान है वो खराब हो सकता है, डिटोरेट हो सकता है, तो उसके अंदर जो डिटोरेशन हो रही है उसके डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्विगी से खाना मंगाया, ठीक है, या डोमिनोज का पिज्ज़ा मंगाया, तो डोमिनोज वालों ने क्या बोला, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। ठीक, तो क्यों करता है 30 मिनट्स? क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर अगर पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है तो पिज़्ज़ा खाने लायक नहीं रहता। अगर पिज़्ज़ा 30 मिनट्स के बाद आ रहा है तो पिज़्ज़ा ठंडा भी हो गया, उसकी जो टॉपिंग है वो भी होगी एकदम मॉइस्ट सी हो गई और पिलपिली सी होगी और खाने में भी वो स्वाद नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम डोमिनोज से पैसा रिकवर कर सकते हो डिले के लिए। ठीक है, बट अगर कुछ नॉर्मल डिले है, नॉर्मल डिले से डिटोरेशन हुई है, उसका रिकवर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज ने क्या कहा, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। अगर वो 15 मिनट में आ गया तो 15 मिनट में आ गया तो 15 मिनट में जितना आया उतने में भी तो थोड़ा सा तो ठंडा होगा पिज्ज़ा, या थोड़ा सा तो अंदर चीज़ें मॉइस्ट होगी क्योंकि आपने तुरंत के तुरंत उसको खाया नहीं है, तो वो जो नेचुरल डिटोरेशन है उसके पैसे नहीं ले सकते। बट अगर 30 मिनट्स के बाद आ रहा है तो और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा, तो वो जो डिले हो रहा है उसकी वजह से जो डिटोरेशन है इस सामान के अंदर वो रिकवर कर सकते हो। बारिश होती तो बंद डब्बे में लाता है, उसके स्कूटर में पीछे डब्बा बंद होता है हैं? कुछ भी हो सकता है, बट अगर बंद डब्बे में ला रहा है तो फिर बारिश का भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा ना वो। नेक्स्ट है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। ये नाम से हमारा कुछ प्री फिक्स्ड डैमेजेस मतलब कॉम्पेंसेशन, डैमेज मतलब कॉम्पेंसेशन, वो कॉम्पेंसेशन जो पहले से फिक्स की गई है। तो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि भाई अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो दूसरी पार्टी को कितना डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम प्री फिक्स्ड डैमेजेस। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है एलडी, एक होती है पेनल्टी। एलडी का मतलब होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो डैमेजेस होते हैं जो आपने साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किए हुए होते हैं कि भाई आपको एक्चुअल में कितना नुकसान होने वाला है, तो एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आपने कैलकुलेट किए होते हैं और उनका नेचर होता है कॉम्पेंसेटरी, कि आपको जो एक्चुअल में नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आपको कॉम्पेंसेट करवाया जाए। उसमें ये इंटेंशन नहीं होती कि किसी को आप पेनल्टी रखते हो, तो उसके अंदर साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन की जाती है और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा तो सामने वाला वो कॉम्पेंसेशन के तौर पे आपको देगा। पेनल्टी के अंदर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता, नो साइंस। ये जो पेनल्टी का अमाउंट होता है, ये पेनल्टी का अमाउंट बहुत हैवी होता है, मतलब अनरीजनेबल अमाउंट पेनल्टी रख देती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको 50 लाख की पेनल्टी लगेगी, भले ही नुकसान 10 लाख का हो रहा हो, 50 लाख की पेनल्टी लगेगी। तो ये पेनल्टी के अंदर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता, इसके अंदर बहुत हैवी अमाउंट रखा जाता है और इसका बेसिक एम होता है प्रिवेंशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एम होता है कि आप कैंसिल ना करो, कैंसिल करने से डरो, इसका एम ये होता है पेनल्टी का। तो पेनल्टी का जो नेचर होता है वो होता है प्यूनिटिव, मतलब पनिश करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो 10 लाख का नुकसान की जगह पे 50 लाख देने पड़ेंगे, तो आप चाहते हो सामने वाली पार्टी पनिश हो, क्यों? क्योंकि आप चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो। इसके अंदर नेचर होता है कॉम्पेंसेशन का, कि आप चाहते हो कि एक्चुअल में पार्टी को लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एलडी या पेनल्टी आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने जितने भी
पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट में या एलडी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है, अब उससे ज़्यादा कभी भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। कोर्ट उससे कम कर सकती है, बट उससे ज़्यादा कभी भी पेनल्टी कोर्ट कॉम्पेंसेशन कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। तो एक बार जल्दी से पढ़ लो एलडी पेनल्टी क्या है। ठीक है, तो इंडिया में पेनल्टी और एलडी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी अमाउंट लिखा है पेनल्टी या एलडी का, उससे ज़्यादा नहीं पे किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट उससे कम ऑर्डर कर सकता है, बट उससे ज़्यादा कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, आगे एक्सेप्शन क्या है, वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। देखो, एक आदमी ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एक बॉन्ड दिया है। बॉन्ड होता है एक तरीके की गारंटी कि वो जो आदमी है वो अपना रिस्पेक्टिव जो प्रॉमिस है वो पूरा करेगा, और वो जो काम कर रहा है उस काम के अंदर पब्लिक का भी इंटरेस्ट है, आम जनता का। तो अगर वो इंसान वो काम पूरा नहीं करता जो काम उसने प्रॉमिस किया था, तो जो उसका बॉन्ड था, जो उसने बॉन्ड गवर्नमेंट को दिया था, पूरा का पूरा बॉन्ड सरकार तोड़ सकती है अपने पास। ठीक है, आगे Under section 73, the actual loss or damage has to be proved, but under section 74, the proof of actual loss or damage is not essential। ये देखो, अभी जो हमने पढ़ा सेक्शन 74 था, इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है प्रूव करना। इसके अंदर सिंपल सा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल लॉस जो हुआ है या डैमेज है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। बट जो इससे पहले पढ़ा था हमने सेक्शन 73, जो जितने टाइप्स ऑफ डैमेजेस हमने पढ़े थे, ये सब क्या है, सेक्शन 73 हैं, तो इनके अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है, सेक्शन 74 सिंपली कहता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये मैंने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी है ये पढ़ ली हमने, इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है अगला अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी बेसिकली ऐसे समझो एडवांस मनी होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी से कोई घर बनवाना है, तो तुमने अगर कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने के लिए कुछ एडवांस पैसा दिया कि मिट्टी, ब्रिक्स, सीमेंट ये सब लाने के लिए जो उसको पैसा चाहिए, तो तुमने एडवांस के तौर पे मानो 2 लाख रुपए दे दिए, तो जो ये 2 लाख रुपए एडवांस दिया इसको क्या बोलते हैं, एडवांस मनी। तो अगर मान लो घर पूरा बनेगा 50 लाख रुपए में, तो 50 लाख में से 2 लाख तुमने एडवांस दे दिया, तो अब 2 लाख काट के बचे हुए 48 लाख सी कॉन्ट्रैक्टर को लास्ट में पेमेंट करी जाएगी। तो ये होता है अर्नेस्ट मनी। एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट जो आप रखते हो इन केस आपकी तरफ से कोई डैमेज हो जाता है सामान को या कुछ नुकसान हो जाता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरीके से सिक्योरिटी है कि अगर जिस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करो उसको कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से रिकवर कर लेगा। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट माफ़ कर देगा। जैसे तुमने देखा होगा घर रेंट पे लेते हो तो 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का भी रेंट एडवांस में दे के चलना पड़ता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे है कि अगर आपने घर में कोई तोड़फोड़ कर दी, कोई सामान खराब कर दिया, दीवार तोड़ दी, कुछ भी कर दिया, तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो पैसा काट ले जाएगा और बचा हुआ पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने कुछ भी नुकसान नहीं किया तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट एज इट इज़ वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है बेसिकली कि आप कहते हो सामने वाली पार्टी से कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, भले ही तुम्हारे लिए कॉम्पेंसेशन ज़रूरी नहीं है। जैसे ये हो तुम, ठीक है, और ये है राम। फॉर एग्जाम्पल राम ने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, राम जिसमें कुछ तुम्हें देगा, बट राम अब वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा, तो तुम राम से क्या कह सकते हो
कि राम तू मेरे को अब पैसे दे, एक ऑप्शन तो ये है। अगर मानो राम के पास पैसे नहीं है तो तुम क्या कहोगे राम से कि तूने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कर। या अगर कोर्ट को लगता है या तुम्हें पैसों से मतलब नहीं, तुम कह रहे हो मुझे तो वो चाहिए जो चीज़ तूने कहा था, जो सामान था या जो प्रॉमिस तूने किया था मुझे वही चाहिए, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पार्टी है या तो ये पार्टी पे नहीं कर पाएगी कॉम्पेंसेशन, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कॉम्पेंसेशन कांट बी कैलकुलेटेड, या अगर कोर्ट को लगता है कॉम्पेंसेशन इज नॉट अ गुड रेमेडी, तो इस सिचुएशन में राम से कोर्ट क्या कह सकती है कि ये सिचुएशंस हैं, तुम क्या करो, कॉम्पेंसेशन नहीं चलेगा, तुम क्या करो जो प्रॉमिस था उसी को पूरा करो। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड की जाती है कि भैया अब तुम अपनी बात से मुकरो नहीं, पैसे नहीं चाहिए क्योंकि तुम या तो पैसे दे नहीं पाओगे या हम पैसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या कॉम्पेंसेशन एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है। तो इस सिचुएशन में राम से कहेगा सब कुछ छोड़, जो तूने कहा था वो पूरा कर बस। ठीक, तो क्या कह रहा है, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट द पार्टी to carry out his promise according to the terms of the contract. It is an order of the court directing the defendant to fulfill his obligations under the contract. तो उसके केसेस क्या हैं, या तो रेमेडी कहाँ अवॉर्ड की जाती है जहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स द कॉम्पेंसेशन, या फिर देर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑल्टरनेट फॉर द सब्जेक्ट मैटर, मार्केट में वो सामान और किसी के पास है नहीं, या गुड्स की जो वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कॉम्पेंसेशन नहीं कर सकते, या फिर इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट द कॉम्पेंसेशन मनी विल बी अवेलेबल, मतलब हमें अगर शक है कि वो राम कॉम्पेंसेशन दे ही नहीं पाएगा, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, सू फॉर इंजंक्शन। कितना रह गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सू फॉर इंजंक्शन, तो देखो इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बिल्कुल उल्टा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपने बोला था कि आप कुछ करोगे, फिर आप मुकर जाते हो। यहां पे क्या है, आपने कोर्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कहा था कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, फिर आप बाद में कह देते हो नहीं मैं काम करूंगा, तो कोर्ट जाया जा सकता है ये कहने के लिए कि आप इस आदमी को वो काम करने से रोको। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान से बिग बास्केट ने को अग्रीमेंट कर रखा है कि शाहरुख सिर्फ बिग बास्केट के ही ऐड करेगा, किसी और के नहीं करेगा, ब्लिंकिट के या किसी और के नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने क्या, शाहरुख ने क्या बोला कि वो किसी और का ऐड नहीं करेगा, कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब बाद में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नहीं नहीं मैं तो करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बिग बास्केट शाहरुख पे केस कर सकता है कि वो जो ये काम करने वाला है वो ब्लिंकिट का ऐड करने वाला है, किसी और का ऐड करने वाला है, उसको एक काम करने से रोको क्योंकि उसने यही प्रॉमिस किया था। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बिल्कुल उल्टा है सू फॉर इंजंक्शन। ठीक, नेक्स्ट है सू फॉर क्वांटम मेरुविट। तो क्या क्वांटम मेरुविट क्या है, इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन रिकवर कॉम्पेंसेशन इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। Normally, a person cannot claim performance from the other party unless he has performed his obligation in full. But under the claim for quantum merit, a person who has performed some work can claim payment in proportion to the work done. The right to claim quantum merit is not conferred by contract, but it is conferred by law. It is quasi-contractual in nature. इसके लिए दो कंडीशन जरूरी है। It is available only if the original contract has been discharged. If the original contract exists, the party who has done something for the other party cannot get quantum merit. And the claim must be brought by a party not in default. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हूं मैं और ये हो तुम, ठीक है, मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन, ठीक है, तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम बदले में दोगे फीस। ठीक, अब मैंने तुम्हें 50% सिलेबस पढ़ा दिया है और तुमने फीस अभी कुछ भी नहीं दी, और बाद में तुमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तुमने कह दिया कि सर हमें लग रहा है बहुत मुश्किल, तो अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम फीस नहीं दे सकते। तुमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कब, जब 50% सिलेबस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं तुम पे केस कर सकता हूँ और तुमसे जो मैंने 50% पढ़ाया है उसकी फ़ीस रिकवर कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं सू फॉर
क्वांटम मेरुइट, कि जितना भी काम हो चुका है उतने काम की उतने पैसे की रिकवरी मैं कर सकता हूं। तो मतलब क्लेम कौन लॉन्च करेगा? जिस पार्टी ने गलत नहीं किया और जब उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अगला तो लिख रहा है द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, then the person who has performed a part of the contract is entitled to recover the amount of work done। तो जैसे ये एक एग्जांपल छोटा सा कि आपको एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद उसका एक रूल होता है कि डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो मान लो जब आपने एलिजिबिलिटी चेक करी तब आप एलिजिबल थे कॉन्ट्रैक्ट में एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, बाद में आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो आपने जितने महीने काम किया है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर उतने की तनख्वाह आपको मिलेगी। जैसे ये हो तुम और ये है ए लिमिटेड, तुम ए लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टर हो। तो जब तुम्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर तो अपॉइंटमेंट से पहले तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो जब चेक किया तो तुम एलिजिबल थे, बट बाद में तुम पे किसी भी तरीके से कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई और ये ना तो तुम्हें पता है ना कंपनी को पता है। मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर ने या उस कंपनी के किसी और शेयर होल्डर ने या किसी थर्ड पार्टी को ये पता चल गया कि अरे तुम तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तो अगर मान लो तुमने 3 महीने काम कर लिया डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड में, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, ना तो तुम्हें पता है ना कंपनी को पता है, तो इस सिचुएशन में तुम्हें 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी। बट जैसे ही पता चल गया, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि भैया ये तो एलिजिबल नहीं है, तो उसके बाद जो तुम काम करोगे उसकी तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। बट ये 3 महीने जब तक तुम अवेयर नहीं थे ना कंपनी अवेयर थी, उसमें तुमने काम किया, सर्विसेज दी, उसके पैसे तुम्हें मिलेंगे। अगला क्या है? दूसरा क्या है? व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एन इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुइटसली। अगर आपने कोई चीज़ कर दी, आपका इंटेंशन नहीं था कि उसको आप करो, गलती से आपसे वो काम हो गया है, तो उस केस में आपको पैसे मिलेंगे। जैसे वही तुम अपना एक सामान, तुम दूध का पैकेट लेके घूम रहे थे, दोस्त के घर चले गए और गलती से वो दूध का पैकेट दोस्त के घर पे ही छोड़ गए। तुम्हारे दोस्त ने क्या किया? वो दूध के पैकेट के दूध जो है बिल्ली को पिला दिया। तो क्या हो गया? दूध तुम उसके घर पे इंटेंशन तो छोड़ के नहीं गए थे, तुम्हारा इंटेंशन तो मिस्टेक से छूटा, उसने वो दूध पिला दिया बिल्ली को, तो उस केस में तुम उसका पैसा रिकवर कर सकते हो अपने दोस्त से। आगे क्या है? वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, इन सच अ केस रीजनेबल रेम्यूनरेशन इज पेबल एंड व्हाट इज अ रीजनेबल रेम्यूनरेशन विल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। तो अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसको सर्विसेज दोगे, बट ये डिसाइड नहीं कि कितने पैसे, जैसे एक ऑटो में बैठे और पास तक ही जाना है, तो तुम ऑटो वाले ने ऑटो में बैठ गए और तुमने उससे बोला कि भैया कितना, उसने कहा जितना होगा ठीक दे देना, तो तुमने अग्रीमेंट नहीं किया कि कितने पैसे लेगे ऑटो वाला, तो उस केस में एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हें थोड़ी बहुत जितना भी दूर पहुंचाया। अगला, when one party abandons or refuses to perform the contract or prevents the person from performing the contract, तो वही सेम चीज़ कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से परफॉर्मेंस से रोका, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी बट दूसरी पार्टी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका, तो उस केस में जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया था या कोशिश की थी उसको उसका पैसा मिलेगा। ए एग्रीड टू राइट एन आर्टिकल फॉर बी, द आर्टिकल वॉज टू बी पब्लिश इन इंस्टॉलमेंट्स, आफ्टर 3 इंस्टॉलमेंट्स वर पब्लिश्ड द मैगजीन वॉज क्लोज्ड, A can claim his agreed compensation on the basis of quantum meruit. Next, a party in default will be liable for consequences of breach, but for the work done by him, he may be entitled to get the payment in the following circumstances: where the contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of performance. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लो। A agreed to supply 1000 bags of rice to B. A ने क्या कहा कि वो B को 1000 बैग्स राइस के देगा और प्राइस क्या होगी 600 पर बैग, ए बी को देगा। अब 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने थे 500 बैग्स के, एक हर इंस्टॉलमेंट थी, मतलब 500 बैग फर्स्ट टाइम, 500 बैग सेकंड टाइम पे। ए ने क्या किया? सप्लाई कर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल टू सप्लाई द सेकंड, बी मस्ट पे फॉर 500 बैग्स, मतलब ए ने 500 बैग्स तो सप्लाई कर दिए, 500 बैग नहीं सप्लाई करे, तो ए ने 500 बैग्स तो दे दिए ना,
तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बी को 500 बैग्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जो 500 बैग्स ए ने सप्लाई नहीं करे उसके लिए बी ए के ऊपर केस ठोक सकता है, बट ए को उतना पैसा तो मिलेगा जितना उसने काम कर दिया है। ठीक है। और लास्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल एंड परफॉर्म्ड इन अ बैड वे, द पार्टी एट डिफॉल्ट कैन क्लेम अ लमसम अमाउंट बट द अदर पार्टी कैन रिड्यूस द अमाउंट फॉर द बैड वर्क डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है एग्जाम्पल, राजू अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर पिंकू फॉर अ लमसम ऑफ 5 लाख। राजू डिड कंप्लीट द वर्क बट पिंकू कंप्लेंड ऑफ फॉल्ट इन द वर्क डन बाय हिम। राजू ने क्या कहा था कि वो पिंकू के लिए घर बनाएगा 5 लाख रुपए में, तो राजू ने घर तो बना दिया बट घर में बहुत गड़बड़ है, तो पिंकू को 1 लाख रुपए और लगेंगे उस घर को जिसने खराब किया है उसको ठीक करने में। तो राजू क्या कर सकता है, राजू अपने 4 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, बट 1 लाख रुपए पिंकू काटने के लिए कह सकता है, और पिंकू काटने के लिए अलाउड भी रहेगा क्योंकि राजू ने जो काम किया वो थोड़ा सा गलत करके दिया। ठीक है, तो यहां से हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बताओ इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई चीज पूछे, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।